वो अपने माँ बाप से बच्चों की तरह बात करने लगी और अपनी पढ़ाई भी उसने बंद कर दी। मैंने कहा कि रो लो, जितना दिल करे तुम्हारा, तुम यहाँ रो सकते हो। मैंने उनको समझाया कि इसमें मेडिसिन का ज़्यादा रोल नहीं है और कुछ इंडिकेटर्स मिल चुके थे ऑलरेडी, फ्रेंडशिप ये वो जो घुमा फिरा के मैंने बात की थी। तब उसने बताया कि मैम, मैं जब तैयारी कर रही थी तो मेरा एक फ्रेंड बना, मेरे कई बार उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हुए, जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाई। और पहले लुक में ही काफ़ी हद तक कई बार पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, जंप नहीं करना होता कंक्लूजन का। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए प्रोफेशनल ऑल्सो। मुझे उस बच्चे को देख के बहुत खुशी मिली। उस दिन उसने अपनी प्रॉमिस किया अपनी मदर को कि मम्मी, मैं एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट होंगी, मैं अपनी पूरी पढ़ाई करूँगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे क्लिनिक में एक लड़की आई जिन्होंने 12th पास कर ली थी और जब उनकी डिटेल हिस्ट्री ली गई तो ये पता लगा कि 10th स्टैंडर्ड के बाद वो पास करने के बाद कोटा गई थी नीट की तैयारी करने के लिए, जो कि MBBS का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उनका सपना था कि वो डॉक्टर बन जाए। तो 2 साल तैयारी के बाद वहाँ उनका डॉक्टर तो नहीं बन पाई, बट उनका बॉयफ्रेंड बना। बॉयफ्रेंड के साथ उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप बने। उसके बाद बॉयफ्रेंड का तो नीट में एडमिशन हो गया, बट इस लड़की का नहीं हो पाया। उसके बाद उसे पता लगा कि उसका जो है वो बॉयफ्रेंड जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, और उसकी चैट पकड़ने के बाद ये पता लगा कि उसका उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज था वो वहाँ पे नहीं था जहाँ पे वो लोग रहते थे, मतलब दिल्ली में रहते थे जो भी है। तो इसलिए वो उससे कटा कटा रहता था और बचने की कोशिश करता था। तो एक दिन जब वो उठी तो उसको सब कुछ ही भूल गया। वो बच्चों जैसा बिहेव करने लगी, जिसको रिग्रेसिव बिहेवियर बोलते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में डिफेंस मैकेनिज्म का मैं वीडियो डाल दूंगा, जिससे आप बेटर समझ पाएंगे। वो अपने माँ बाप से बच्चों की तरह बात करने लगी और अपनी पढ़ाई भी उसने बंद कर दी। क्योंकि उनके पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर थे, तो वो समझ गए कि ये तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और वो मुझे जानते थे, तो वो मेरे को दिखाने के लिए आ गए। तो जब मैंने उनसे डिटेल हिस्ट्री ली और उनके बिहेवियर को देखा तो वो बच्चों की तरह बात कर रही थी, तो मैंने उनको समझाया कि इसमें मेडिसिन का ज़्यादा रोल नहीं है और कुछ इंडिकेटर्स मिल चुके थे ऑलरेडी, फ्रेंडशिप ये वो जो घुमा फिरा के मैंने बात की थी। तो मैंने कहा ये क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट का केस है और मैं चाहूँगा कि इसकी थेरेपी जो है वो अकेले हो, आपके साथ ना हो। जिस पे वो थोड़ा हैरान भी हुए, क्योंकि टीनेजर्स ना थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, और या तो वो अपनी मन की बात पहली बार में यूँ बता देते हैं, या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ख़ासकर वो लड़की थी, तो मैं अनकम्फर्टेबल सवाल पूछना भी नहीं चाहता था। और साइकोलॉजिस्ट मैम जब हमारे पास एक्सपर्ट हैं, तो मैंने उनके पास उन्हें रेफ़र किया। तो सारिका मैम के साथ कैसा रहा? ओवर टू मैम। थैंक यू सर। वो बच्ची मेरे पास हफ्ते में 2 बार आती थी और कुछ देर बैठती थी, अपना कुछ देखती रहे, चली जाए, और वो चली जाती थी, पर वो अपनी मन की बात कर नहीं पा रही थी। और मुझे उस बच्ची के साथ अपनी रैपो बनाने में करीब 3 हफ्ते लग चुके थे और उसके 7 सेशन हो चुके थे। जब उसको लगा कि ये मेरी बात मन की सुन सकती हैं, मेरी बात समझ सकती हैं और ये मुझे जज नहीं करती, क्योंकि हर बार मैंने उसको एक विश्वास दिलाया कि बेटा, आपको जैसा भी लगता हो, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम नॉट योर पेरेंट, आई एम नॉट योर फ्रेंड और रिलेटिव। आपका जब मन करे, मैंने कभी उससे नहीं कहा कि आज बताओ, मैंने कहा आपको जब अच्छा लगे, आपका जब मन करे, अगर आपको अपनी कोई बात मुझसे शेयर करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी आप मुझसे कहेंगी, आप चाहेंगी तो मैं आपके पेरेंट के साथ शेयर करूंगी, और आप नहीं चाहेंगी तो मैं वो भी शेयर नहीं करूंगी। जब तक आप ये नहीं बोलेंगी कि शेयर करें, मैं तब तक शेयर नहीं करूंगी। आप जिसको बोलेंगी कि आपके फादर को, आपकी मदर को या आपके सिबलिंग को अगर बताना हो तो मैं बताऊंगी। जब 7 सेशन हुआ उस बच्चे के साथ मेरे, और वो आई और बहुत रोई उस दिन, मैंने कहा कि रो लो, जितना दिल करे तुम्हारा, तुम यहाँ रो सकती हो, तुम्हें कोई भी रोकेगा नहीं। शुरू के 20 से 25 मिनट वो रोई, और रोते रोते उसकी कई बार हिचकी भी बन गई। मैंने उसको पानी दिया, बेटा पी लो पानी। उसने पानी पिया और बोली, आज मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो मुझे किसी के साथ भी नहीं शेयर करी है, और प्लीज़ आप किसी को मत बताना। मैंने कहा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और एज ए प्रोफेशन, चूँकि साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, उनको सबसे पहले ये पता होता है कि जो भी हमारे पास आ रहा है उसकी अपनी एक समस्या है और हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। मैंने कहा बेटा, आप विश्वास करें,
आप जो कहेंगी मैं आराम से सुनूंगी, ना मैं आपको किस तरीके से जज करूंगी, ना ही मैं आपको ये कोई आपकी बात को शेयर करने जाऊंगी। जब तक आप मुझे इजाज़त नहीं देंगी मैं आपके पेरेंट्स को भी नहीं बताऊंगी। आप खुलकर अपनी बात करें। तब उसने बताया कि मैम मैं जब तैयारी कर रही थी तो मेरा एक फ्रेंड बना, फ्रेंड बनते बनते हमारी दोस्ती हुई, मेरे कई बार उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हुए, जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई को पर भी फोकस नहीं कर पाई। मैंने कहा ठीक है। फिर बोली और दुख की बात यह है कि उसका सिलेक्शन भी तो हो गया और साथ में उसने एक नई गर्लफ्रेंड भी बना ली और वो मुझसे कटा कटा रहने लगा और उसने मुझे चीट किया और कभी कभी वो मुझे बहुत बुरी तरीके से फ़ोन पर एब्यूज़ भी करता है और गलत कहता है कि तुम कौन सी काबिल हो, तुम कौन सी अच्छी महिला हो, तुम कौन सी बड़ी सीता हो, कौन सी पवित्र हो जो तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो। इस तरीके से वो मुझ पे बोलता है, उस समय बोलता था। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने ये भी था कि मेरे माता पिता ने मुझ पर कितना विश्वास किया, मुझे पढ़ाई लिखाया, मुझे उन्होंने आज़ादी, हर तरीके की आज़ादी दी थी, जो मुझे लगा कि मैंने ये गलत कर दिया। कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है, कोई नहीं। क्या आपने अपनी किसी फ्रेंड के साथ शेयर करी है? उसने कहा नहीं। मैंने कि क्या ये मैं किसी को बता सकती हूँ? तो उसने कहा कि अभी नहीं, पहले मैं आपके साथ और सेशन लेना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हें लगे मैं तभी बताऊँगी। तो उसने अपनी डेली रूटीन के बारे में सेशंस में आना बताना शुरू किया कि उसका कितना समय उस व्यक्ति के साथ जाता था जिससे वो पढ़ नहीं पाई, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाई, और वो व्यक्ति उससे झूठ बोलता रहा। वो भी कहता था मैं भी तुम्हारे प्यार में इतना पागल हूँ, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, फलाना नहीं ठिकाने, और उसका सिलेक्शन हो गया और मैं पीछे रह गई, जबकि मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी। मैंने कि थी नहीं, तुम आज भी हो, अपने ऊपर विश्वास रखो और अपनी पढ़ाई हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, जो हुआ उससे हम अब आगे बढ़ेंगे। फिर उसने कहा, मैंने कहा ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो घर में तुम्हारे कुछ सुन पाएगा? उसने कहा कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो हो सकता है मेरी माँ मुझे समझ पाए। मैंने कहा आप क्या चाहती हो, मैं उनसे कुछ शेयर करूँ? बोले हाँ, आज मेरी मम्मी को बुला लो। मैंने कि आपके सामने ही मैं आपकी माँ से बात करूँगी, मैं आपके पीठ पीछे कोई भी माँ से आपकी बात नहीं करूँगी, और अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं अकेले में, अगर आपकी माँ चाहेंगी तो बात करूँगी, वरना नहीं। हमेशा जब भी सेशन होगा वो आपके सामने ही होगा। मैंने कहा बुला लीजिए। कि मम्मी आई और उन्होंने कहा कि क्या बात है मैम, आप इसके सामने? मैंने कहा हाँ मैम, मैं बच्चे के सामने ही बात करूँगी, और इस समय मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें बच्चे को जज नहीं करना। उसकी मम्मी ने कहा कि मैम मैं आपकी बात को समझती हूँ, मैं इसकी तरह एक दोस्त की तरह मैं इसके साथ व्यवहार करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है और खड़ा हो। जब हमने पूरी वाक़या बताई और वो माँ बेटी दोनों मेरे ही चैम्बर में गले रख के रोईं, और उसकी माँ ने कहा कुछ नहीं होता, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, जो हो गया वो हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। उस दिन के बाद वो बच्चा आया, उसने अपने और सेशंस लिए क्योंकि वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा कि तुम अपना एक शेड्यूल लो, इस तरीके से कंसंट्रेट करो। वो जहाँ वो अटकती थी वो मेरे पास महीने में एक बार आई, उन्होंने अपने शेड्यूल को, अपने बिहेवियर को, अपनी लाइफ को पूरा शेयर किया। जहाँ उनको सपोर्ट चाहिए था मेरा सपोर्ट लिया, और वो नेक्स्ट ईयर MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हुई। तो यहाँ मुझे उस बच्चे को देख के बहुत खुशी मिली कि तुमने अपना, जो उसने कहा उस दिन, उसने अपनी प्रॉमिस किया अपनी मदर को कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मम्मी मैं एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट होंगी, मैं अपनी पूरी पढ़ाई करूँगी। हमने उस समय तो कहा बेटा पहले तुम आराम करो, रिलैक्स हो, और ऐसी कोई बात मत सोचो, प्रेशर मत लो। पर उस बच्चे ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और आज वो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात कन्वर्जन डिसऑर्डर्स में अगर आपको समझ आई होगी वो ये है कि लोग जब अपनी मन की बात नहीं कह पाते तो उनको कुछ ऐसे सारे शारीरिक या मानसिक लक्षण होते हैं जो मेडिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकते, और इसकी प्रॉपर पूरी सीरीज़ है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये काफ़ी टचिंग स्टोरी थी। मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ और दोनों मम्मी पापा थे, और 11वीं 12वीं में क्या होता है, ड्रग्स होती है, नशा होता है, गैम्बलिंग होती है, 3-4 चीज़ें होती हैं गिनती की, और पहले लुक में ही काफ़ी हद तक कई बार पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है।
बट फिर भी हमें ड्यू डिलिजेंस दिखानी पड़ती है, शांति रखनी पड़ती है, जंप नहीं करना होता कंक्लूजन का। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए प्रोफेशनल ऑल्सो। आप में से जो भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से बात हो रही है, क्योंकि हम कई बार बहुत ही जल्दी क्रिटिकल या जजमेंटल हो जाते हैं और अपना ओपिनियन बहुत जल्दी दे देते हैं। दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। पेशेंट इज़ देयर, वो चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए, समझा जाए, उसकी बात को रिस्पेक्ट किया जाए, और जो जो उसने किया वो ठीक है, वो नॉर्मल है काफ़ी हद तक। अब पेरेंट्स के लिए अनकम्फर्टेबल हो सकता है सुनने के लिए, बट अगर वो अपना भविष्य भी याद करेंगे, भविष्य अगर हम पास्ट याद करेंगे तो काफ़ी कुछ मिलते जुलते इंसिडेंसेस ऐसे मिल जाते हैं। तो कोई ना कोई लाइफ में ज़रूर होना चाहिए जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकें, तो आपको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत काफ़ी कम पड़ेगी कंपेयर टू अदर पीपल जिनके पास ऐसे लोग नहीं हैं। तो यही मैं आपके साथ कहना चाहूँगा और इसी नोट पे एंड करना चाहूँगा, और थैंक्स करना चाहूँगा सारिका मैम का डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।